हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अणुसंख्य गुणधर्म, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कस किया है कि विलयन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अर्थात अणुओं की संख्या बढ़ने पर ये जो गुण है इनका मान भी बढ़ जाता है और अणुओं की संख्या घटने पर इन गुणों का मान भी घट जाता है। जैसे हमने जब वाष्प दाब का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि हमने बात की थी कि विलेय के कणों द्वारा, विलेय के जो कण हैं उन विलेय के कणों द्वारा इस विलायक की सतह पर कुछ स्थान घेर लिया जाता है। ये विलेय के कण हैं जो इस विलायक की सतह पर कुछ स्थान घेर लेते हैं, जिससे विलायक के कणों को वाष्प प्रावस्था में जाने के लिए कम स्थान उपलब्ध होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि पूरा सरफेस अवेलेबल होता है किसके लिए? वाष्पन के लिए, यानी ये पूरे सरफेस से द्रव के कण वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो अवाष्पशील विलेय के कणों द्वारा इस द्रव की सतह पर कुछ स्थान घेर लिया जाता है, जिसके कारण द्रव के कणों को वाष्प में जाने के लिए कम स्थान उपलब्ध होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब भी घट जाता है। तो वाष्प दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि वाष्प दाब किस पर निर्भर कर रहा है? अणुओं की संख्या पे। तो ऐसे ही विलयन में के कुछ गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के जो अणु हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति पे निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणों को हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अर्थात अणुसंख्य गुणधर्म क्या हुए? किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी रासायनिक प्रकृति पर। तो हम कुछ अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। आपको कक्षा 12 में सामान्यतः 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने हैं। पहला अणुसंख्य गुणधर्म आपका है वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला गुणधर्म जो अणुसंख्य गुणधर्म है वह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर दूसरा आपका है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन माने बढ़ना, अवनमन माने घटना। तीसरा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो आपने पढ़ना है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर या जिसको कहते हैं परासरण दाब। तो आपने ये 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में आपने पढ़ना है। तो हम पहले अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ये होता क्या है? देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार ही निकलेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ये है क्या? देखिए आप एक अवनमन क्या होता है? देखिए अभी मैं फिर से थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूं। ये एक बंद पात्र है, इस बंद पात्र में कोई विलायक भरा है, माना पानी भरा है। उदाहरण के लिए एक विलायक है आपका, इसमें जल। तो अभी इसमें केवल पानी है, तो इसकी सरफेस से जितने भी अणु वाष्पित होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? जल के। यानी पूरा का पूरा जो सरफेस है वो जल के अणुओं के लिए अवेलेबल है वाष्पन के लिए, यानी वाष्पन की प्रक्रिया होने के लिए ये पूरा का पूरा सरफेस अभी उपलब्ध है।
तो हम मान के चलते हैं एक बार में कितने अणु वाष्पित हो रहे हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार में कितने अणु वाष्पित हो रहे हैं, 11 अणु। यानी जल का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध जल का, वो कितने अणुओं का दाब होगा, 11 अणुओं का। अब हमने क्या किया, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, जैसे चीनी। तो चीनी के कण भी इस सतह पर आ जाएंगे। माना ये जिसको रेड से मैं कर रहा हूं, ये चीनी के कण है। तो चीनी के कणों द्वारा, यानी जो अवाष्पशील विलेय है, उस अवाष्पशील विलेय के कणों द्वारा इस सतह का कुछ स्थान घेर लिया जाता है। क्योंकि चीनी अवाष्पशील है तो वाष्प प्रावस्था में नहीं जाएगी। यानी वाष्प प्रावस्था में कितने अणु जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने अणु जाने लग गया, 6। तो चीनी मिलाने के बाद जल के कितने कण वाष्प प्रावस्था में जा रहे हैं, 6। तो पहले 11 कण जा रहे थे, जब हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वाष्प प्रावस्था में जाने वाले कणों की संख्या घट गई। अब वाष्प प्रावस्था में जाने वाले कणों की संख्या घट जाएगी तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। इसी को कहते हैं हम वाष्प दाब में अवनमन। अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो वहां पर हमने क्या कहा था कि माना हम पहले मान के चलते हैं, हमारे पास एक विलयन है A प्लस B, 2 घटक हैं, दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन बना दिया AB। ये एक विलयन निर्मित हो गया। A हम मान के चलते हैं इसमें विलेय है, कैसा विलेय, अवाष्पशील। B क्या है आपका, विलायक है। ठीक, A आपका अवाष्पशील विलेय है, यानी ये वाष्प प्रावस्था में नहीं जाएगा। ठीक, अब जब वाष्प प्रावस्था में नहीं जाएगा तो इसका कोई वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब जो PS है, PS यानी S फॉर सॉल्यूशन, P फॉर प्रेशर। तो विलयन का जो वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब, वो किसके बराबर होगा, घटक B के आंशिक वाष्प दाब के बराबर। समझ रहे हैं, क्योंकि A का तो कोई वाष्प दाब ही नहीं होगा, क्योंकि A क्या है, अवाष्पशील है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो वॉलेटाइल नहीं है तो उसकी वेपर नहीं बनेगी। जब वेपर नहीं बनेगी तो वो वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं करेगा। तो घटक A का कोई वाष्प दाब नहीं है। तो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर। यानी PS इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, PV। अब हमें राउल्ट के नियम के अनुसार पता है कि PS इज इक्वल टू PB बराबर कितना होता है, P नॉट B इंटू XB। यानी उसके शुद्ध विलायक के शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। यहां तक आपको ठीक है। यानी हमारी इक्वेशन क्या आ गई कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, हम कहते हैं PS इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। ठीक, अब हमको ये पता है, हम एक डेरिवेशन निकाल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। क्योंकि मैंने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको, तो मोल फ्रैक्शन में हमने कहा था कि किसी भी विलयन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, उन सारे घटकों का जो मोल अंशों का योगफल होता है वो 1 होता है। अब इसमें कितने घटक हैं, 2, A और B। यानी A का मोल अंश धन B का मोल अंश बराबर कितना होता है, 1। इस विलयन के लिए क्योंकि 2 ही घटक हैं, तो A का मोल अंश धन B का मोल अंश बराबर कितना हो गया, 1। अब हम क्योंकि XB हम निकाल रहे हैं, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस XA। XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। इस वैल्यू को यहां से यहां पुटअप करते हैं, यानी XB का मान हम जो XB का 1 माइनस XA वैल्यू आई है उसको यहां पुटअप करते हैं, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, PS इज इक्वल अपॉन P नॉट B, इसको नीचे ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। PS अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू 1 माइनस XA। आपको इनके मतलब पता होना चाहिए। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P नॉट B क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। नॉट लग गया तो प्योर कंडीशन में है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। XA क्या है, विलेय के मोल अंश। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा अन्य रूप में लिखते हैं, अभी थोड़ा सा और आगे चेंज करते हैं। हम इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस PS अपॉन
P नॉट B इज इक्वल टू XA, ये हो सकता है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा P नॉट B, ऊपर हो जाएगा P नॉट B माइनस PS इज इक्वल टू XA। P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू XA। ये जो आपकी इक्वेशन आई, ये है वाष्प दाब में अवनमन की या आपेक्षिक अवनमन की इक्वेशन है। अब इसमें जो ये P नॉट B माइनस PS, ये है वाष्प दाब में अवनमन, ये है वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि हमने कहा कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में, ठीक है ना, मैं फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। माना इसमें कोई शुद्ध विलायक है, उसका वाष्प दाब 100 पास्कल है सपोज करो, हमने उसमें कोई विलेय मिला दिया, ये वाष्प दाब, अब ये तो शुद्ध विलायक था, यानी ये क्या है P नॉट B, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। हमने इसमें कोई क्या मिलाया, विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाया, वाष्प दाब घट के 80 पास्कल हो गया, वाष्प दाब घट के 80 पास्कल हो गया। ये क्या निकल गया, विलयन का वाष्प दाब PS। तो जब अवनमन निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 100 माइनस 80, दैट मीन्स कितना का अवनमन हो गया, 20 पास्कल का। ठीक, क्या किया हमने, विलायक के, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दिया। वही हम यहां भी कर रहे हैं। देखिए हमने यहां क्या किया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का जब वाष्प दाब घटाते हैं तो वो निकल जाता है वाष्प दाब में अवनमन। और ये जो P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B है, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपेक्षिक अवनमन का मतलब कि किसी के रिलेशन में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष कितना अवनमन हुआ है। अवनमन अभी कितना डिग्री का हुआ था, कितना पास्कल का हुआ था, 80 का। तो 80 अपॉन 100 करोगे तो वो निकल जाएगा कि वाष्प दाब में कितना आपेक्षिक अवनमन हुआ था। तो ये डेरिवेशन हमने जो अभी किया, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए एक फॉर्मूला। अब हम इस समीकरण के अनुसार विलेय के अणुभार का निर्धारण करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे, तो विलेय के अणुभार का निर्धारण करना होता है। तो हम विलेय के अणुभार का निर्धारण, विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे होगा, देखो विलेय के अणुभार का निर्धारण कर रहे हैं। अणुभार का निर्धारण कैसे होता है, देखिए हमारी इक्वेशन आई थी P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू XA। ठीक, अब आप XA की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू XA इज इक्वल टू क्या होता है, NA अपॉन NA प्लस NB। Na क्या है, विलेय के मोल, NB क्या है, विलायक के मोल। अब हम Na और NB की वैल्यू अगर रख देते हैं तो वो निकल जाएगा मोलर द्रव्यमान, विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण, यानी P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू Na की जगह पर हम रख लेते हैं WA अपॉन Ma, फिर Na की जगह पर रख देते हैं WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB, क्योंकि मोल बराबर होता है ग्राम में भार बट्टे अणुभार। तो हम इस इक्वेशन की सहायता से विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं, Ma का निर्धारण, यानी जो ये Ma है विलेय का अणुभार, इसका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, अब लेकिन होता क्या है, हमने कहा जो आदर्श विलयन होते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उनमें विलेय की जो कंसंट्रेशन होती है वो लेस देन 5% होती है, यानी 5% से उसकी सांद्रता कम होती है, विलेय की सांद्रता। अब इसी इक्वेशन को देखो, थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, Na अपॉन Na प्लस NB। अब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऐसे, क्योंकि हम आदर्श विलयन किसको कहते हैं, जिसमें विलेय की सांद्रता
5% से कम होती है। अगर विलेय की सांद्रता लेस देन 5% है उसकी कंसंट्रेशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम इमेजिन करते हैं कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब मैं इसमें लिख दे रहा हूं कंसंट्रेशन बिलो 5%। अगर जिसमें कंसंट्रेशन 5% से नीचे है, किसकी? विलेय की सांद्रता, यानी विलेय की जो मात्रा है वो 5% से बहुत कम है, तो हम क्या मान सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं Na इज मच लेस देन Nb, यानी A के जो मोल हैं, A के मोलों की संख्या B के मोलों की अपेक्षा बहुत कम है। तो हम विलयन में से विलेय के मोलों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। सपोज करो हमारे हाथ में चीनी पड़ी है, चीनी का एक क्रिस्टल है, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको समझाने के लिए कि चीनी का एक क्रिस्टल हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, आपने उसको टेस्ट किया, आपको मीठा लगेगा, यानी वो चीनी के क्रिस्टल की एंटिटी बनी हुई है, अभी भी उसका अस्तित्व है, क्योंकि वो आपके हाथ में आपको दिख भी रहा है, आप उसको टेस्ट कर रहे हो तो आपको मीठापन महसूस भी हो रहा है, अर्थात उस चीनी की अपनी कोई पहचान अभी बनी है, हाथ में है, क्योंकि वो सिंगल है, अकेला है। लेकिन अगर आप उसी एक क्रिस्टल चीनी को एक ग्लास पानी में घोल देते हैं, तो पानी के सापेक्ष उस चीनी के कण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी हम ये मान सकते हैं कि पानी की मात्रा के सापेक्ष चीनी की मात्रा नगण्य है, तो हम चीनी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पानी न तो मीठा हुआ, पानी मीठा नहीं होगा, चीनी अपने पहचान खो बैठी, जैसे ही पानी में घोला चीनी की पहचान खो गई, लेकिन जब तक वो सिंगल थी उसकी अपनी पहचान बनी हुई थी। तो हम कर क्या रहे हैं, हम विलयन में से इस विलेय के मोलों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या विलायक के सापेक्ष बहुत कम है। तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने नीचे से तो Na को हटा दिया, हमने नीचे से तो Na को हटा दिया, लेकिन ऊपर से नहीं हटाया। ये वही जो उदाहरण अभी आपको मैंने दिया, आप उदाहरण लो, ये चीनी है और ये अकेली है, अभी चीनी का एक क्रिस्टल अकेला है तो उसकी अपनी पहचान है, लेकिन हमने उसी चीनी के क्रिस्टल को किसमें घोल दिया, पानी में, तो इसकी पहचान क्या हो गई, समाप्त। नीचे जो लिखे गए हैं ये विलयन है और जो ऊपर लिखा गया है ये क्या है, विलेय। तो हम केवल विलयन में से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम विलेय को जब वो फ्री अकेला है हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमने केवल उसको विलयन में से नेग्लेक्ट किया। तो ये इक्वेशन आपकी किसके लिए, कंडीशन किसके लिए लागू होगी, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें विलेय की कंसंट्रेशन 5% से कम हो। इसी को हम थोड़ा और आगे चेंज कर सकते हैं, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। तो आप MA की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, यानी विलेय का अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हो। किसकी सहायता से, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, किसकी सहायता से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से। इससे पहले जो इक्वेशन निकाली थी हमने, इससे पहले जो इक्वेशन हमारी क्या आई थी, जिसमें हमने Na को नेग्लेक्ट नहीं किया था, वो थी किनके लिए, जो सांद्र विलयन होते हैं, जिनमें विलेय की सांद्रता ज्यादा होती है, वहां पर हम उस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इस इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब दो अलग अलग विलयन है, दोनों के लिए अलग अलग समीकरण है, यानी विलेय के अणुभार के निर्धारण के लिए दो अलग अलग इक्वेशन होगी। तो इससे बचने के लिए एक तीसरा वैकल्पिक तरीका निकाला गया है। अब वो वैकल्पिक तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विलेय की सांद्रता ना तो बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, बॉर्डर लाइन में होती है। जैसे हमने कहा विलेय की सांद्रता 5% से लेस है, तो हम इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं जो अभी हमने निकाली। विलेय की सांद्रता बहुत ज्यादा है, यानी 50% है, 30% है, 40% है, तो वहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉर्डर लाइन सॉल्यूशन होते हैं, जैसे जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बॉर्डर लाइन पे होती है, बहुत न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम, यानी माना 7%, 8% अगर सॉल्यूट है, तो वहां पर हम किस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, कंफ्यूजन आ जाता है। तो उससे बचने के लिए ये जो नेग्लेक्ट करने का तरीका है, इसी को हटा दिया गया है। कैसे, देखिए मैं इसी इक्वेशन के आधार पर इसको बता रहा हूं। जैसे हमने कहा P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन आई थी हमारी, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये जो इक्वेशन है
जो सामने हमने बोर्ड में लिखी है इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज होती है जब विलयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है या सांद्र विलयनों के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जब विलेय की सांद्रता बहुत अधिक होती है तो हम इस Na को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि विलायक के सापेक्ष विलयन, ये जो विलायक के सापेक्ष जो विलेय के मोलों की संख्या है वो नगण्य नहीं होती है, तो हम इस Na को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस पूरे समीकरण को हम उल्टी कर देते हैं। देखिए एक वैकल्पिक तरीका बताया जा रहा है, तो पूरी इक्वेशन को उल्टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट बी अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर देते हैं, Na प्लस एन बी अपॉन Na। ओके, अब क्या करना है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट बी अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस, और इसको लिख सकते हैं हम Na अपॉन Na, Na अपॉन Na प्लस NB अपॉन Na, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, देखिए P नॉट बी अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू Na अपॉन Na, दैट मीन्स 1 प्लस NB अपॉन Na। ठीक है यहां तक। अब देखिए इसको हम इस 1 को इधर लाते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P नॉट बी अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस, और 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, NB अपॉन Na। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, P नॉट बी माइनस पी एस, ऊपर आ जाएगा आपका P नॉट बी माइनस P नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू NB अपॉन Na। ठीक, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, P नॉट बी माइनस P नॉट बी प्लस पी एस अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू आपका NB अपॉन Na। देखिए ये P नॉट बी और ये P नॉट बी कैंसिल हो गए, तो आपकी टोटल इक्वेशन जो आई लास्ट में वो आई PS अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू NB अपॉन Na। ये आपकी लास्ट इक्वेशन, क्योंकि P नॉट बी और P नॉट बी कैंसिल हो गए तो आपकी इक्वेशन आई PS अपॉन P नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू NB अपॉन Na। अब क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में इक्वेशन को उल्टा किया था, इसको दोबारा से हम फिर से उल्टा कर लेते हैं, तो आपकी टोटल इक्वेशन आई P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा करेंगे तो Na अपॉन NB। तो ये इक्वेशन आई जो आपकी बॉर्डर लाइन सॉल्यूशन है, यानी जहां पर विलेय की जो कंसंट्रेशन होती है वो बॉर्डर लाइन पे होती है, यानी ना तो 5% से कम होती है और ना ही बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर हम इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। अब Na और NB की वैल्यू रख लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू हो जाएगा WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। तो यहां पर ये जो आपकी इक्वेशन आई, इस इक्वेशन का जो प्रयोग होता है वो बॉर्डर लाइन सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन का प्रयोग होता है, जहां पर आपको पता है कि किस प्रतीक का मतलब क्या है। P नॉट बी आपका शुद्ध प्रावस्था में विलायक का वाष्प दाब है, PS आपका विलयन का वाष्प दाब है, WA क्या है, विलेय का ग्राम्य भार है, MA जो है वो विलेय का अणुभार है, MB क्या है, विलायक का अणुभार, और WB क्या है, विलायक का भार। एक चीज ध्यान देना कि मैंने यहां पर जो B है, कंपोनेंट B है, उसको विलायक माना है, और जो कंपोनेंट A है उसको विलेय माना है। आपकी बुक्स में ये अपोजिट भी हो सकता है कि A को विलायक माना गया हो और B को विलेय माना गया हो, तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि A और B, आप A को विलेय भी मान सकते हो, विलायक भी मान सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैंने यहां पर फिलहाल जो B है, कंपोनेंट B है, उसको विलायक माना है, और कंपोनेंट A जो है उसको मैंने विलेय माना है। ठीक, तो ये इक्वेशन जो आई
ये बॉर्डर लाइन, जहां पर विलेय की सांद्रता बॉर्डर लाइन पे होती है, वहां पर इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो हमने 3 इक्वेशन देखी, अभी तक हमने 3 इक्वेशन देखी। अब 3 इक्वेशन कौन कौन सी थी, मैं एक बार फिर से उनको लिख रहा हूं। तो वो 3 इक्वेशन थी आपकी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी कि P नॉट बी, ये पहली इक्वेशन है, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। इसका प्रयोग किया जाता है सांद्र विलयनों के लिए। जब विलेय की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होते हैं, उन कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड इक्वेशन हमने देखी जिसमें Na को नेग्लेक्ट कर दिया था, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू Na अपॉन NB। इसका प्रयोग किया जाता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब कंसंट्रेशन ऑफ विलेय की जो कंसंट्रेशन है वो 5% से कम होती है, यानी ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा 5% से कम हो, तो वहां पर इस इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड इक्वेशन हमने देखी, P नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू Na अपॉन NB। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, जो ना तो बहुत, जिनमें विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है और ना ही बहुत ज्यादा होती है, वहां पर इस इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में यानी वाष्प दाब में अवनमन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, उनमें इन 3 इक्वेशन का यूज किया गया होगा। तो ये 3 इक्वेशन है जिससे हम विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं, या वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब का निर्धारण कर सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी चीज अगर निकालनी है तो इस इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो P नॉट बी है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, Na क्या है आपके विलेय के मोल हैं, NB क्या है आपके विलायक के मोल हैं। तो ये था वाष्प दाब में अवनमन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।